कहानी के पिछले भाग सुनना चाहते हैं तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो वहां से जाकर सुन सकते हैं। अब सुनिए आगे। एंगेजमेंट के बाद सारे रिश्तेदार लौट गए थे। एक रात रुककर मधु और उसके परिवार वाले भी वापस जमशेदपुर लौट जाना था। एंगेजमेंट के बाद मिस्ट्री पुणे जाना चाहती थी, लेकिन रचना जी की इच्छा थी कि वो उसके साथ कुछ दिनों के लिए जमशेदपुर चले। अगले महीने ये दोनों बहनों की शादी थी, फिर दोनों हमेशा के लिए उनसे दूर हो जा रही थी, इसीलिए रचना जी कुछ दिनों बेटियों के साथ रहना चाहती थी। बजराज जी ने राजशेखर जी से कहा, अगले महीने 2-2 शादियों करनी है, वो भी दिल्ली आकर, इसलिए लगातार आना जाना लगा रहेगा। राजशेखर जी ने कहा, वो तो है, पर बाराती अपने घर और शहर बुलाने का अपना ही मजा होता है। बजराज जी, अपने घर से शादी हो तो ज्यादा अच्छा होता है। आप लड़के वाले को कहिए कि बारात लेकर जमशेदपुर आए, बाकी आप लोगों की मर्जी। बजराज जी, आपने बिल्कुल मेरे मन की बात कह दी। शादी तो एक बार होती है, बहाने 10 तरह से पूजा होती है तो घर भी शुद्ध हो जाता है। मैं आज ही बात करता हूँ, लड़के वाले तैयार हो जाए तो फिर यही सही रहेगा। मधु, ध्रुव और मानसी तीनों अपने कमरे में गप कर रही थी और आज मधु और मानसी दोनों ने ध्रुव को पकड़ लिया। ध्रुव, अब तुम्हारी बारी है, कब सुना रहे हो अपनी शादी का खबर? सुजाता जी ने ध्रुव की बात आ दिया। वो लोग मानसी की दूसरी शादी कर रहे हैं, 2-3 जगह बात कर चुके हैं, जिसमें से एक मन्नत श्रीवास्तव भी है जो काफी बड़ी कंपनी में सीईओ है। ध्रुव को मानसी के लिए यह रिश्ता पसंद आ गया। उसने मानसी से कहा, देख मानसी, तू मेरी छोटी बहन जैसी हो, मैंने हमेशा तुम्हें बड़े भाई सा प्यार दिया है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि मैं शादी कर लूं और तू ऐसे ही अविनाश की यादों में आंसू बहाते हुए रहे, तो मुझे तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा करते हैं, हम दोनों संग संग फेरे ले लेते हैं, मैं अपने फ्रेंड के साथ और तू अपने फ्रेंड के साथ। मानसी ने कहा, मैंने बहुत पहले एक फेरे लिए थे मेरे भाई, और मेरे लिए कौन बैठा होगा जो मेरे साथ फेरे लेने का इंतजार में। तू जल्दी से शादी कर ले ताकि तेरी शादी में डांस कर सकूं। मैं तुम्हारी शादी तो करवा कर ही मानूंगा। अब तू बता, मुझे मेरी पसंद पर कोई आपत्ति तो नहीं? तेरी पसंद सिर आंखों पर ध्रुव, अभी भी ना नहीं कहूंगी, लेकिन इन पंचड़ों में मत पड़ो। तुम्हें पता है अविनाश दिल्ली में ही है, उसने मुझे धमकी भी दिया है, उसे मेरे बारे में एक बात का पता है। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, जस्ट चिल यार, देख तेरे जीजा जी भी सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है और जीजा जी के भाई शरद भी लॉयर है। आप घर में 2-2 लॉयर है, इसीलिए तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम हो, हम केस लड़ने के लिए तैयार है, इसीलिए बस तू शादी के लिए हाँ कर दे बस। ध्रुव ने कहा, अब मानसी ने प्रॉमिस कर दिया है कि अब हाँ कहेगी तभी मैं भी शादी करूंगा, इसलिए मानसी के भी ऊपर मेरी शादी के जिम्मेदार टिका हुआ है। तो फिर मानसी, तुम सोच समझ कर ही जवाब दो। मानसी ने कहा, हाँ ठीक है, मैं सोचकर बतलाती हूँ। वहां पर सुबू और चीकू भी बैठे थे। सुबू ने चीकू को बोलने का इशारा किया तो चीकू ने कहा, गुड्डी, हमारे घर पर भी एक लड़का है। सुबू ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, कौन है? चीकू ने कहा, तोसी आंटी का बेटा गुड्डू। इन दोनों के बच्चे तो आपस में बहनें भी बन गए हैं। मानसी हंसने लगी। उसे याद आया उस दिन मिंकी क्या कहा था, उसे याद कर उसने कहा, हाँ बिल्कुल सही। चीकू, तुम्हें मजाक सूझ रही है 2 बच्चियों की बात पर? चीकू, जब मिंकी और कुहू दोनों एक दूसरे को बहन मानती है तो फिर अब उसके पापा को भी अपना लो। सुबह अनजान बनते हुए कहा, अच्छा ऐसी बात है, तो फिर मैं बात करता हूँ। इसने इशारे से सुजाता जी और राजशेखर जी की तरफ इशारा किया कि वो लोग कुछ भी ना कहे। सब लोग चुपचाप मानसी का मुंह देखने लगे। मानसी ने कुछ समझ में ही नहीं आया, वह सबका चेहरा देखने लगी, फिर वो एकदम से बोलने लगी, आप लोग सब मुझे घूर घूर कर क्यों देख रहे हो? वह थोड़ा तल्खी से बोली, वो मन्नत श्रीवास्तव मुझसे शादी करेगा। इतनी बड़ी कंपनी वेलबेटेज का सीईओ है, कुछ दिनों में उसका मालिक हो जाएगा। सुबू, वो चिंता तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा यह तब की तब देखेंगे, बस तुम ये बताओ कि तेरी हाँ है या ना? मधु ने कहा, बिल्कुल हाँ है। जो मानसी मिंकी को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, और तब फिर किसी कुंवारे लड़के से बात करने से कोई मतलब नहीं। कोई ऐसे ही लड़का ढूंढना पड़ेगा जो मिंकी के साथ मानसी को एक्सेप्ट करे। तो अपने बुरा कर्मों का फल था, अब बस तो आएगा, वो अच्छा आएगा। जय गणपति।
आपकी बाड़ी में गुड़ और चीनी दोनों बास करे भाभी, राजशेखर जी ने कहा। चलिए बहुत बढ़िया, अब बढ़िया सा डिनर खाते हैं, फिर रात में इन लोगों का फ्लाइट है, सब लोगों को जमशेदपुर जाना है, जल्दी जल्दी डिनर हो जाए, सुबू ने कहा और खाना लगवाने टेबल की तरफ बढ़ गया। रात में डिनर के बाद देर रात वज्रराज जी और उनके परिवार के साथ ध्रुव की भी फ्लाइट थी। सबके जाने के बाद घर काफी खाली हो गया था। दूसरे दिन मानसी के ऑफिस जाने के बाद सुबू ने तोसी जी को फोन पर बात कर एक होटल में बुलाया जहां आगे की बात की जा सके। मयूर बिहार के एक रेस्टोरेंट में सब लोग पहुंच गए। मन्नत, मानसी और दोनों बच्चों को छोड़कर दोनों परिवार के सारे लोग रेस्टोरेंट में इकट्ठे हो गए थे। तोसी जी ने कहा, अगर सब लोग राजी है तो हम भी उनका सगाई कर देते हैं और फिर एक छोटा सा आयोजन रखकर दोनों की शादी करवा देते हैं। सुबू ने कहा, आंटी इस तरह से तो दोनों कभी शादी नहीं करें। उनके दिल में अपने जीवन साथी की कोई जगह नहीं है दोनों के लाइफ में, इसीलिए मैं ऐसा करता हूँ कि डायरेक्ट मन्नत से और गुड्डी से दोनों से बात करता हूँ और दोनों को बच्चे के हवाला देता हूँ कि दोनों तैयार हो जाए। तोसी जी ने कहा, हाँ बेटा बिल्कुल यही तरीका सही होगा। मैंने तो गुड्डू से बात किया है, गुड्डू ने तो ना कहा और ना कहा, उसने बस टाल दिया, आगे की जिम्मेदारी तुम्हारी। सिमी बोली, मम्मी मैं कनाडा जाने से पहले कम से कम इन दोनों का एंगेजमेंट करवा देखना चाहती हूँ, शादी तो जब होगी तब हो जाएगी। सुजाता जी भी बेबस होकर बोली, बस गुड्डू तो राजी हो जाए, उसके बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं। जबरदस्ती करते हुए भी डर लगता है, आजकल के बच्चे समझना ही नहीं चाहते कुछ भी। मौसी कोई बात नहीं, आप ये दोनों मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, अगर ईश्वर ने चाहा तो सब कुछ सही होगा। हे माता रानी, तोसी जी ने हाथ जोड़े, हमारी कुहू को एक छांव दे दो, अब तो सिमी भी जा रही है और मेरे पास कितनी जिंदगी है, क्या होगा पता नहीं। मानसी को छोड़कर अचानक ही अविनाश कनाडा चला गया था, यह बात बिल्कुल सही थी। मामा गिरिधारी लाल जिसे बिजनेसमैन ऑफ अंडर में काम करते थे, उससे उन्होंने काफी पैसा उधारी ले लिया था। बिजनेसमैन का एक सेठ था जिसके वहां पर एक ट्रक चलाते थे। बिजनेसमैन का नाम था मदन सिंह की इकलौती बेटी थी रूबी। यह रात में यासियों के लिए ही जानी जाती थी। ना दिन होता था ना रात, शराब और शराब इसके लिए जरूरी था और इन्हीं में वो गुम रहती थी। अपने शराबी बेटी के लिए मदन सिंह ने अविनाश के मामा गिरधारी लाल के ऊपर ये दबाव डाला कि या तो वो रातों रात पैसा वापस दे या तो फिर उनकी अध्यास बेटी के लिए एक लड़का ढूंढ दे जिसके लिए उसके सोसाइटी और रिश्तेदारों में ये कहने लायक तो रहे कि रूबी की शादी तो हो गई, नाक तो नहीं कटेगी। गिरधारी लाल ने अविनाश को झांसा दिया, झूठ बोला और फिर अपने जाल में फंसा लिया। लाखों करोड़ों और टर्नओवर के झूठ झांसे में अविनाश ने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई छोड़ दी और कनाडा चला गया। वो अपने मामा के साथ बिजनेस करने लगा। थोड़े दिन बाद रूबी से शादी करने के बाद मदन सिंह ने उसे अपना बिजनेस पार्टनर भी बना लिया। लेकिन कुछ दिनों बाद अविनाश को यह लगने लगा कि ये सब कर बहुत बड़ी गलती की है। उसने रूबी को बहुत समझाने की कोशिश की, उसे बहुत समझाया कि लेकिन रूबी का एक हद तक आवारा, बदचलन और गैर जिम्मेदारी लड़की थी। नाक पर उसका गुस्सा रहता था और घमंड में ऊपर से नीचे सरोबार रहती थी। किसी को भी वो कुछ नहीं समझती थी। तो फिर अविनाश तो उसके बाप के दिए खैरात का मालिक था। उसकी नजर में अविनाश सिर्फ एक दिखावे का हस्बैंड था जिसका उसने अपने रियल लाइफ में कोई वजूद नहीं था। कहीं भी पार्टी, क्लब, पब्लिक गैदरिंग में वो अविनाश को अपने साथ ले जाया करती थी ताकि लोगों को बता सके कि वो भी मैरिड है, लेकिन बाकी जगह सब बताने की जरूरत ही नहीं समझती थी कि वो उसका पति भी है। नाइट पार्टीज और सेलिब्रिटी पार्टियों में तो अविनाश की परमिशन ही नहीं था कि वो रूबी के साथ जाए। अविनाश ने कुछ दिनों तक रूबी को बर्दाश्त किया। रूबी कहीं भी किसी के सामने भी उसे बेतरह बेइज्जत कर देती थी। बहस दिनों तक उसे झेलने के बाद जब उसे तलाक देने की बात की तो मदन सिंह उस पर हावी हो गया। उसे जान से मारने की धमकी देने लगा और उसे मजबूर कर दिया कि वो रूबी के साथ ही रहे। मदन के लाइसेंस गन से हमेशा अविनाश के साथ ही रहते थे। एक दिन मदन सिंह की मौत एक सड़क हादसे में हो गई।
उसके बाद अविनाश ने रातों रात मदन सिंह को आधी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया और मदन सिंह का बिजनेस पार्टनर भी था। उसने इंडिया में अपने पैसे इन्वेस्ट किए और रूबी को वैसे ही उसी हालत में छोड़कर भाग आया। वह अब दिल्ली में कई प्रॉपर्टीज का मालिक था और कई तरह से बिजनेस भी चला रहा था। उसका सबसे मुख्य बिजनेस था बड़े बड़े बिजनेसमैन और पैसे वाले को धमकाना और उससे फिरौती लेना। अविनाश ने यह सब अपने ससुर मदन सिंह से सीखा था। मदन सिंह का भी यही मुख्य बिजनेस था, बाकी सारे दिखावे के थे। कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा ही मन। गंदे पैसों से अपनी जिंदगी संवारने वाला अविनाश पूरी तरह से गंदगी से भर चुका था। उसके दिमाग में ही विकृति आ गई थी। खुद मानसी को छोड़ा था और अब उसे बर्बाद करने की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था। मधु के एंगेजमेंट में मानसी गई थी, यह उसे पता था। उसने ध्रुव और शरद के साथ डांस किया था होटल में इसी फ्लोर पर, यह भी उसे पता था। मानसी की एक बात की खबर रहती थी कि वो न जाने क्यों उसे चिढ़ाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। कनाडा में उसके मामा की उसकी शादी झांसा देकर कराया था। उसकी असलियत जानने के बाद उसे शादी के नाम से नफरत हो गई थी और यह अपनी गलती को छुपाने के लिए मानसी को बदनाम करना चाहता था। यही उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, किसी तरह से मानसी को अपने चुंगल में ले ले और मानसी उसके पुरानी जिंदगी में लौट जाए और उसे उसी तरह से अपना ले। जब से मानसी ने उसे मना कर दिया था, उसे चुराने में और उसे नीचा दिखाने के लिए वो हमेशा तैयार रहता था। इसी की फिराक में उसने मानसी और ध्रुव और शरद तीनों के साथ जो भी जितने भी फोटोज और वीडियोज थे, उन सबको एडिट कर अश्लील वीडियोज और फोटोज बनवाया और उनके सहारे मानसी को धमकाने और ब्लैकमेल करने के लिए उसे कांटेक्ट करने का प्लान बनाने लगा। एक दिन कॉफी शॉप में मन्नत और सुब्बू विकास दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। मन्नत ने सुब्बू से कहा, सुब्बू, मुझे बड़ा ही फ्रस्ट्रेशन सा होने लगा है जब मैं कुहू को देखता हूँ और उसकी बातें सुनता हूँ। मेरी समझ में नहीं आता उसे क्या कहूँ। वह दिन पर ही दिन बड़ी हो रही है। मम्मी भी अब बीमार रहने लगी है और सिमी दी अगले ही हफ्ते कनाडा जाने वाली है। मन करता है उससे हॉस्टल भेज दूं। सुब्बू ने कॉफी पीते हुए कहा, सिमी दी जा रही है, मैं भी अगले हफ्ते थाईलैंड चला जाऊंगा चीकू को लेकर। फिर तो तुम बिल्कुल ही अकेले हो जाओगे बड़े भाई। मन्नत लंबी सांस लेकर कहा, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि आदमी पिछले जन्म का ही कुकर्म इस जन्म में भोगता है। कभी कभी मुझे इन बातों पर यकीन होने लगता है। अब मैं क्या कहूँ, कभी कभी तो मुझे घर जाने का मन नहीं करता। अभी 2 दिनों बाद बेस्ट अचीवर बिजनेस मैन फंक्शन होने वाला है, मुझे जानना जरूरी है। मेरा मन ही नहीं कर रहा है। सुब्बू ने कहा, हाँ, वहां तो मैं भी जा रहा हूँ, मुझे भी इनविटेशन मिला हुआ है। इसी के कारण मुझे कंपनी में यहाँ रोका हुआ था। इसके बाद अगले हफ्ते ही मेरा टिकट है। फिर अच्छा है, तुम साथ चलते हैं। मन्नत, तुझे जाना तो पड़ेगा ही, मगर मेरा बिल्कुल मन नहीं है। क्यों? पता है ना तुम्हें, वह अनन्या अशोक के साथ आने वाली है। मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है जब मैं उन दोनों को एक साथ देखता हूँ। सुब्बू, गुस्सा आने वाली तो बात ही है। तुमने उसे इतना प्यार किया था और उसके हर कदम पर साथ दिया था। कभी भी अंकल आंटी ने सपोर्ट नहीं किया था, पर तुमने उसके खिलाफ जाकर मॉडलिंग कराया, यहाँ तक कि अपनी कंपनी में भी मॉडल बनाया। फिर भी, सुब्बू ने थोड़ा ठहर कर कहा, वह तुम्हें हर कदम पर चीट करती रही, तुम्हें धोखा देती रही। फाइनली वह तुम्हें छोड़कर चली गई। मन्नत ने गुस्से में कहा, कभी कभी तो लगता है कि मैं उस पर गोली चला दूं। देखो भाई, सुब्बू ने कहा, बात गुस्से की तो है, लेकिन दिमाग से काम लेना होगा। तुम्हें तो वहां जाना ही चाहिए, क्योंकि अगर तुम वहां नहीं गए तो अशोक को मुंह मांगी मुरादें पूरी हो जाएगी। वो तो यही चाहता है। मैं भी, यू आर टू राइट, मुझे यहाँ जाना चाहिए। अभी एक बात और, मेरी बात की सीरियसली मत लेना। सुब्बू ने मन्नत के हाथों पर अपने हाथ रखकर कहा, मैं बस तुम्हें एज ए ब्रदर बोल रहा हूँ। तोसी आंटी ने गुड्डी के लिए तुमसे बात करने के लिए कहा था, अगर तुम तैयार हो तो। मन्नत, हाँ, मम्मी ने मुझे भी कहा था,
मन्नत थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोला, कहाँ यार, कहाँ मुझे फंसा रहा है? वह एक प्यारी सी लड़की है और मैं एक खड़ूस टाइप। सुबू ने कहा, देखो मन्नत, तुम मेरे बड़े भाई की तरह हो। तुम्हारी सपोर्ट में ही मेरा करियर शुरू हुआ है, इसीलिए मुझे कुछ करने की अधिकार तो नहीं है, पर हम दोनों एक दूसरे के भाई समझते हैं, इसीलिए मेरा तुम पर कुछ अधिकार तो बनता है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि गुड्डी मेरी बहन है, बल्कि इसलिए कह रहा हूँ कि वह एक बहुत ही अच्छी और समझदार लड़की है, और तुम भी एक बहुत ही अच्छे और समझदार लड़के हो। तुम दोनों को एक बार जरूर सोचना चाहिए। मन्नत खिंचती हुई कहा, पर मैं सीरियस नहीं हूँ यार, एक धोखा खा चुका हूँ, दूसरी बार खाने की हिम्मत नहीं है। अभी दोनों आपस में बातें ही कर रहे थे कि समी और शेखर दोनों वहां पहुंच गए। मन्नत ने पूछा, आप लोग यहाँ? शेखर बस घूमते हुए इधर आ गए। सिमी वहां बैठते हुए पूछी, आप लोग किस बारे में बात कर रहे थे? सुबू ने कहा, हम लोग मानसी के बारे में बात कर रहे थे। कर लो बात, मानसी के बारे में क्या बात कर रहे थे भला? सुबू ने इशारे करते हुए कहा, तोसी आंटी ने मानसी के लिए रिश्ता लेकर हमारे घर आई थी, मैं इसी बारे में बात कर रहा था। सिमी, हाँ तो अच्छी बात है ना, पूरी बात कर लो, अधूरी क्यों? अब ऐसा है गुड्डू कि मैं अगले हफ्ते अब जा रही हूँ 3 साल के लिए। इसके बाद मैं अगले तीसरे साल में ही मिलूंगी तुझसे। अब कोई बात करने वाली रहेगी नहीं। रोज रोज कोई फोन पर कितना बात करेगा? ना मैं लड़ाई कर सकती हूँ, तो तुझे शादी कर लेनी चाहिए। मन्नत ने हाथ जोड़ते हुए कहा, तू मत करना बात। तुझे बात करने के लिए कौन बोल रहा है? मैं बात करने के लिए शादी कर लूं? सिमी की बात सुनकर सब लोग हंसने लगे। सिमी ने कहा, चलो मानसी को भी बुला देते हैं, वो भी आ जाएगी। मन्नत, हाँ, अब वो क्लिनिक छोड़कर यहाँ आएगी? लो जी, कर लो बात। सिमी ने अपने हाथ चमकाते हुए कहा, हमारे भाई साहब को न मानसी के बारे में एक एक बात का पता है। अरे मुझे तो याद ही नहीं था कि वो क्लिनिक में भी होगी, पर हमारे गुड्डू भैया को तो सब पता है। मन्नत ने कहा, हाँ मुझे पता है, वह 9 से 5 क्लिनिक में ही रहती है, क्योंकि उसने मेरे दांत का इलाज किया था, जिसके कारण मैं इतने इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड कर पाया, इसलिए मैं हमेशा याद रखता हूँ। अच्छी बात है, हमेशा अच्छी बातें याद रखनी चाहिए। चल गुड्डू, अब मेरे लिए बढ़िया कैपुचिनो मंगवा। शाम को अपने क्लिनिक से निकलते समय मानसी ने अपनी अम्मा को फोन कर कहा, अम्मा मैं आज थोड़ा देर से आऊंगी, क्योंकि अपने दोस्त के साथ कॉफी पीने जा रही हूँ। सुजाता जी ने कहा, ठीक है, जाओ, फिर समय से आ जाना। मानसी भी अपने कलीग के साथ उसी कॉफी शॉप में पहुंचती है, जहां उसका भाई सुबू, मन्नत, सिमी और शेखर सब लोग बैठकर कॉफी पी रहे थे। अचानक सामने मानसी को देखकर सब लोग हैरान रह गए। सुबू ने कहा, अरे मानसी, तुम यहाँ कैसे? मानसी, वो भैया यहाँ कॉफी पीने आई थी, इनसे मिलो, ये हैं। मानसी की बात पूरी करने से पहले उसकी कलीग ने कहा, मैं राखी हूँ, मानसी की कलीग और फ्रेंड। आप लोग मानसी की रिलेटिव है? मानसी ने कहा, हाँ डॉक्टर राखी, इनसे मिलो। ये कहकर उसने सबसे परिचित करवाने लगी। सिमी ने राखी को हेलो कहने के बाद मुस्कुराते हुए कहा, मानसी, अभी हम लोग तुम्हारे ही नाम ले रहे थे, एकदम मेरे मन की बात पूरी हो गई। मानसी चौंक गई, मेरा नाम भला क्यों? सुबू ने बात घुमाते हुए कहा, बस ऐसे ही। उसने राखी से कहा, आइए आप लोग भी कॉफी पीजिए। राखी ने उन सबको थैंक यू कहा और कॉफी पीने लगी। कॉफी पीने के बाद राखी ने कहा, अब जाकर जान में जान आई, दिन भर पेशेंट के दांत चेक करते हुए अपने दांतों में दर्द होने लगते हैं। राखी की इस बात पर सब लोग हंसने लगे। कॉफी पीने के बाद राखी ने सबका धन्यवाद कर कहा, एक अच्छी कॉफी के लिए आप सभी को शुक्रिया। महसूस करती हूँ, मुझे मेट्रो लेकर आगे जाना है। आप लोग मानसी का रिलेटिव है, तो आप लोग मानसी को ड्रॉप कर देंगे? सुबू ने हाँ में सिर हिलाया तो राखी ने कहा, तो फिर मैं निकलती हूँ, बाय, सी यू। राखी चली गई। राखी के जाने के बाद मानसी ने सुबू से कहा, हम लोगों को भी अब निकलना चाहिए, अम्मा इंतजार कर रही होगी। उस समय मन्नत वहां पर फोन पर किसी से बातें कर रहा था। उसे बिजनेस इवेंट का आमंत्रण का कॉल आया था। उसे उन लोगों से पता चला कि दिल्ली के इवेंट में अनाया और शो के साथ आने वाली है। सिमी और सुबू दोनों उसे देख रहे थे और मानसी वहीं बैठी हुई थी। मन्नत ने जब यह सुना कि अनाया शो के साथ आ रही है तो उसका खुन्नस उसके दिमाग में चढ़ गया। अनाया पर अपना खुन्नस निकालने के लिए उसने मानसी से कहा, डॉक्टर मानसी,
मुझे आपसे एक फेवर चाहिए था। मानसी ने तुरंत कहा, जी बिल्कुल कहिए। हमारा एक बिजनेस इवेंट होने वाला है। मैं यह चाहता हूँ कि उस पार्टी में अपना मेरे साथ मेरी गर्लफ्रेंड बनकर चले। आप मुझे गलत मत समझिएगा, बस सिर्फ मुझे किसी को चिढ़ाना है। मानसी ने इस बात पर घबरा गई। उसे मना करते हुए कहा, ऐसा करना ठीक नहीं होगा मन्नत जी, आप आपकी गर्लफ्रेंड थोड़ी ही हूँ, और फिर इस पर दुनिया क्या कहेगी। सिमी ने कहा, गुड्डू मानसी ठीक बोल रही है, यह अगर तेरी फियांसे बनकर चलेगी तो इसमें इसकी और तुम्हारी दोनों की बदनामी होगी ना। और और कैसी बदनामी, इतने सारे इवेंट होते ही रहते हैं, उसमें कौन देखता है कि कौन किसके साथ आ रहा है। मैं तो बस ऐसे ही मतलब कि अनाया को चिढ़ाने के लिए बोल रहा था, मन्नत ने कहा। सुबू ने कहा, हाँ कोई याद भी नहीं रखता कि पिछले इवेंट में कौन किसके साथ गया, और मैं और चीकू तो रहेंगे ही ना, तो फिर डर कैसा। मन्नत ने कहा, बस आपको तो नाटक करना है डॉक्टर, और कुछ भी नहीं। सबके समझाने के बाद पार्टी में जाने के लिए आखिर मानसी तैयार हो गई। देर रात की पार्टी थी, सेलिब्रिटी और गिरामी लोग वाली पार्टी थी। सुजाता जी को ज्यादा मन तो नहीं था, लेकिन सुबू के बोलने पर उन्होंने मानसी को जाने देने के लिए तैयार हो गई। मानसी ने पिंक कांजीवरम की साड़ी के साथ न्यूड मेकअप और हल्की ज्वेलरी के साथ तैयार हो गई। फिर मन्नत के साथ उसके ही कार में बैठकर होटल पहुंच गई। पीछे पीछे सुब्बू और चीकू भी अपनी कार में थे। अशोक भी अनया के साथ लेकर आया था। होटल में मन्नत ने मानसी को दोनों एक दूसरे हाथों में हाथ डाले एक कपल की तरह घुस रहे थे। अनया ने मन्नत के साथ मानसी को देखा तो चिढ़ गई। उस होटल में एक और शख्स मौजूद था, वो भी मानसी को मन्नत के साथ देखकर इतना ही अधिक चिढ़ गया था। वो था अविनाश। अविनाश ने मानसी और मन्नत के होटल में एक साथ घुसते देखा तो बहुत ही चालाकी से मानसी और मन्नत दोनों ही से टकराने का नाटक करता है। फिर उसने मन्नत को सॉरी बोला। उसने मानसी को देखकर बड़ी सी स्माइल दिखाकर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, हेलो मानसी, तुम यहाँ कैसी हो। वो मन्नत को देखकर अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, हेलो, आपका परिचय। मन्नत तो आश्चर्य से अविनाश को देखता है। फिर वो मानसी की तरफ देखकर पूछता है, ये कौन है। मानसी अविनाश को देखकर घबरा जाती है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत कर मन्नत से बोलती है, ये मेरे एक्स हस्बैंड अविनाश है। अविनाश बड़ी तपाकी से मन्नत से हाथ मिलाता है और बोला हेलो। मन्नत ने भी उसे हाथ से मिलाकर हेलो बोला। अविनाश मानसी से कहता है, अब इनका परिचय दो, यह कौन है। यह सुनकर मानसी घबरा जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता है कि क्या बोले। वो चुप ही रहती है, कुछ भी नहीं बोल पाती। तब मन्नत मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे तो आपने परिचय ही लिया होगा, मैं मन्नत श्रीवास्तव, नाइस टू मीट यू। ये कहकर मन्नत ने अविनाश से हाथ मिलाया और मानसी के बारे में बताते हुए कहा, यह मेरी न्यू फियांसे है। अच्छा। अविनाश बड़ी चालाकी से मुस्कुराता है, यह आपकी न्यू फियांसे, मतलब आपका भी डाइवोर्स हो चुका है। मन्नत मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, अभी सारी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं हुई है, बस कुछ ही प्रोसीजर बाकी है, फिर फाइनली मैं अपनी फर्स्ट वाइफ को रिलीज कर दूंगा। जो दैट्स गुड। मैंने तो मानसी को सालों पहले ही डाइवोर्स दे दिया था। अविनाश ने कुछ इस अंदाज में कहा जिससे वो मन्नत उससे यह पूछे कि तुमने डाइवोर्स क्यों दिया था, लेकिन मन्नत ने कुछ भी नहीं कहा, ना ही उस पर ध्यान ही दिया। मन्नत और अविनाश की बात अशोक सुन रहा था। मन्नत की बात सुनकर अशोक वहां पर आता है और उसने अविनाश को हेलो बोला और कहा, आपका परिचय। अविनाश ने मन्नत पर कटाक्ष करते हुए कहा, मैं इनके फियांसे का एक्स हस्बैंड हूँ, और आप। अशोक कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहता, मैं उसकी फर्स्ट वाइफ के फियांसे हूँ। मिस्टर मन्नत, अपने डाइवोर्स ही नहीं दिया है तो नहीं तो मैं शादी कर लेता। मन्नत नाराज होकर अपने वकील से कहता है, डाइवोर्स के लिए डेट फाइनल करो। पार्टी में अविनाश से मिलकर मानसी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। उसकी बात सुनकर भी डर जाती है। उसे लगता है कि अविनाश उसके बाद और मिंकी के साथ कोई गलत ना कर दे। मन्नत के आगे वो अपने सच को लेकर शर्मिंदा भी थी। देर रात पार्टी कर मानसी मन्नत के साथ वो निकलकर घर आ जाती है। दूसरे दिन जब वो क्लिनिक जाती है तो अविनाश उसके फोन पर फोन करके उसको मिलने के लिए एक होटल में बुलाता है। मानसी अविनाश को डांट देती है। अविनाश बड़े ढिठाई से हंसते हुए कहता है,
तुम्हें तो मिलने आना ही पड़ेगा मानसी, कुछ गिफ्ट है तुम्हारे लिए, वरना ये सारे गिफ्ट तुम्हारे घर वालों को दे दूंगा और अपनी बच्ची भी तुमसे छीन लूंगा। मानसी बुरी तरह से नाराज हो जाती है और वो उसे डांटती हुई कहती है, मैं तुम्हारी धमकियों से कभी नहीं डरूंगी अविनाश, तुम इस बात को समझ लेना। तब अविनाश ने सीनियर डॉक्टर और डॉक्टर बिपिन भाल्ला के फोन किया और कहा, हेलो डॉक्टर, एक पेशेंट काफी सीरियस है, वो होटल लालसा में है, एक डॉक्टर इमरजेंसी में चाहिए। पेशेंट मुंह मांगी फीस दे देगा, उसके दांतों में दर्द हो रहा है, बहुत सीरियस केस है, आप अगर डॉक्टर को भेज देते तो बहुत ही अच्छा होता। डॉक्टर भाल्ला डॉक्टर भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। डॉक्टर भाल्ला 2 डॉक्टरों को भेजते हैं, जिसमें एक मानसी भी थी। यह सब अविनाश का एक चाल था। दोनों डॉक्टर होटल लालसा पहुंच जाते हैं। होटल में एक कमरे में अविनाश उन दोनों को बुलाता है। वहां एक आदमी पेशेंट बनकर बैठा हुआ था। मानसी के साथ उसका कलीग दोस्त डॉक्टर पारस भी आया हुआ था। अविनाश दोनों डॉक्टरों को कमरे में बुलाता है। अविनाश को देखकर मानसी घबरा जाती है, समझ जाती है कि वह कुछ न कुछ गड़बड़ करेगा। मानसी को देखकर अविनाश मुस्कुराकर कहता है, अरे मानसी, तुम्हारा एक गिफ्ट मेरे पास रखा हुआ है, चलो मैं दे दूं। पारस चौंक जाता है। वह बोलता है, तुम्हें इसे जानती हो क्या? मानसी को कुछ कहते नहीं बनता। वह बोलती है, हाँ जानती हूँ। फिर दोनों पेशेंट को देखने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। पारस डॉक्टर पेशेंट को देखने में व्यस्त हो जाता है और मानसी के पास अविनाश आकर बैठ जाता है। अविनाश अपने लिफाफे में एक एडिट किए सारे फोटोज निकालकर उसके टेबल पे फैला देता है। यह देख मानसी की चीखें निकल जाती है। सारे उसके खुद की अश्लीलता फोटो पर भरे पड़े थे। ये सारे फोटो कुछ मधु के एंगेजमेंट के समय के थे, जिसमें वो ध्रुव और शरद के साथ डांस कर रही थी, और कुछ फोटो बिजनेस इवेंट की पार्टी के थे, जिसमें वह मन्नत के साथ गई हुई थी। मन्नत के साथ बिल्कुल भी अश्लील वस्त्रों के डांस करती हुई अपना फोटो देखना खुद ही घबरा गई। उसके अविनाश से कहा, ये क्या है? अविनाश ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी असलियत मानसी। मानसी अविनाश को देखकर कहती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना नीचे भी गिर जाते हो, ऐसा भी काम कर सकते हो, छी। अविनाश तलखे में मुस्कुराकर कहता है, हाँ मैं गिर सकता हूँ। नहीं नहीं, मैं गिरा हुआ ही हूँ। क्या कर लोगी तुम? मैं जानता हूँ कि सारे फोटो मैंने बनवाए हैं, लेकिन दुनिया थोड़ी ही जानती है। दुनिया को तो यही लगेगा कि तुम्हारा असलियत यही है। मैं तुम्हें कहीं पर भी बदनाम कर सकता हूँ मानसी, तो मुझे हल्के में मत लेना, इसलिए कहता हूँ चुपचाप मेरे पास आ जाओ। मैं फिर से तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ। मानसी को आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, पता नहीं मैं क्यों तुम्हारी प्रेम के झांसे में फंस गई थी। मुझे पापा ने मना किया था, लेकिन जिद तो मेरी ही थी। अपने किए के कुकर्म को ही भुगतूंगी, लेकिन कभी भी तुम्हारे पास नहीं जाऊंगी। मानसी ने रोती हुई कहा, मैंने तुमसे प्यार किया था अविनाश, लेकिन अब तुमसे नफरत करती हूँ। अविनाश ने कहा, नफरत ही करो तो अपने आप से करो, क्योंकि दुनिया तुमसे नफरत करेगी। मैं तुम्हें इतना बदनाम कर दूंगा कि कहीं तो तुम मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहोगी। फिर देखना मैं तुम्हारे साथ क्या कर दूंगा। तुम्हारे पास कोई प्रूफ है भी कि यह सब तुम नहीं हो? अविनाश को यह पता नहीं था कि इवेंट के पार्टी में मानसी के भाई भाभी दोनों वहां मौजूद थे। मानसी ने कतार होकर कहा, अविनाश तुम मुझे कितना भी बदनाम कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस अफसोस इस बात का है कि मैंने तुमसे प्यार किया था, तुम्हारे साथ सारी जिंदगी गुजारने का सपना देखा था। अब मैं अपना मुंह ही किसी को नहीं दिखा पाऊंगी। वह रोने लगी। अविनाश ने उसके हाथों के पीछे से पकड़ लिया और उसे दीवार से सटाकर उसके ओठों के पास अपना ओठ लाकर उससे कहा, मत भूलो कि हम दोनों की प्यार की निशानी तुम्हारे पास है, जिसे तुम बेहद प्यार करती हो। अविनाश ने उसके हाथों को बुरी तरह मरोड़कर उसके ओठों पर एक बाइटिंग किया और उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करने लगता है। मानसी यह सब देखकर घबरा जाती है और उसे हाथ छुड़ाकर भागने लग जाती है। पिछली रात जो कुछ होटल में हुआ था वो सब मन्नत को अच्छा नहीं लगा था। मन्नत ने भी मानसी को अपने साथ इवेंट में ले जाने के लिए जिद किया था, इसीलिए अब मन्नत बार बार उसे फोन कर रहा था ताकि सॉरी बोल सके। मन्नत के बार बार फोन आता है, वो सॉरी बोलने के लिए फोन करता है। मानसी घबराकर होटल से बाहर निकलकर भागती है। वह किधर जाती है उसे पता ही नहीं रहता। वह भागते हुए सुनसान रास्ते की तरफ
बढ़ने लगती है। तभी मन्नत का फोन रिंग हो रहा है। एक सुनसान जगह देखकर वो रुकती है और मन्नत का फोन उठाकर कहती है, हेलो मन्नत जी, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत ही मुसीबत में हूँ। मन्नत घबरा जाता है। उसने कहा, क्या बात है मानसी, कैसी मुसीबत में हो तुम? क्लिनिक में नहीं हो? मानसी, नहीं, मैं क्लिनिक में नहीं हूँ। मैं एक चैरिटी से बाहर आई हुई थी। मुझे धोखे से अविनाश ने एक होटल में बुला लिया और मेरे साथ बदतमीजी किया। मैं होटल छोड़कर भाग निकली। मन्नत ने कहा, डरो मत मानसी, अपने आसपास देखो और मुझे बताओ कि किस जगह पर हो। मानसी आसपास देखती है, फिर वो उसे बताती है। मन्नत ने कहा, ठीक है, मैं तुरंत आता हूँ। उसने एरिया पुलिस को फोन किया और स्थिति संभालने के लिए कहा। मन्नत अपनी गाड़ी से उसी जगह पहुंचता है जहां मानसी ने बताया था। मानसी पूरी तरह से हाल बेहाल थी। उसके काटे हुए ओठों से खून निकल रहा था। अविनाश ने उसके ओठों पर अपने दरली छाप छोड़ दिया था। वहां पर पुलिस की गाड़ी भी पहुंच गई थी। पुलिस मानसी को उठाकर पुलिस स्टेशन ले आई। फिर राजशेखर जी को फोन किया और पुलिस स्टेशन आने के लिए कहा। पुलिस स्टेशन में मानसी को जख्म के फर्स्ट एड और इलाज दोनों होता है। थोड़ी देर में हड़बड़ाते हुए राजशेखर जी सपरिवार पुलिस स्टेशन पहुंच गए। वहां पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिसर मानसी और मन्नत के साथ बैठे हुए थे। सच्ची सच्चाई जानने के बाद राजशेखर जी ने मन्नत के हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया और कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जिंदगी भर के लिए मैं आभारी हो गया। आप ना होते तो ना जाने मेरी बच्ची कहाँ जाती और किस हाल में मिलती। मन्नत ने राजशेखर जी के सामने हाथ जोड़कर कहा, आप मेरे पिता की तरह हैं, आप मुझसे क्यों हाथ जोड़ रहे हैं? यह तो मेरा फर्ज था। उसने पुलिस ऑफिसर से मानसी और उसके पूरे परिवार के लिए पुलिस सहायता मांगते हुए कहता है, ऑफिसर, इस समय मुझे ऐसा लगता है कि सिन्हा फैमिली के पूरे पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत है। वह धूर्त इंसान कुछ भी कर सकता है। ऑफिसर, यस मिस्टर श्रीवास्तव, मैं पूरी तरह से आप लोगों के प्रोटेक्शन दूंगा। मानसी ने अविनाश के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाया था। बीते दिनों अविनाश ने उसे धमकाने और ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। पुलिस ऑफिसर राजशेखर जी से कहते हैं, मिस्टर सिन्हा, आप लोग पागल है क्या या पढ़े लिखे जाहिल? आपको क्यों नहीं पहले कंप्लेन किया? राजशेखर जी, जी ऑफिसर, ये गलती तो हमसे हुई थी। पुलिस ऑफिसर है मानसी से पूछते हैं, डॉक्टर मानसी, जब आपके क्लिनिक में मिस्टर अविनाश ने आपको धमकी दिया था तब आपने पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं किया? मानसी, मुझसे गलती हो गई थी, एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। फिर सब लोगों ने मुझसे कहा कि बस ऐसे ही डरा रहा है। पुलिस ऑफिसर ने राजशेखर जी से कहा, 7 साल पहले आपका दामाद आपकी बेटी को छोड़कर चला गया था। कहाँ गया, क्या किया, कुछ पता नहीं। फिर अचानक ही आकर वो आपकी बेटी को धमकी देता है और उसके मना करने पर उसकी अश्लीलता फोटोज बनवा लेता है, जबकि तलाक उसके ही तरफ से था। अब उसे जबरदस्ती अपने साथ रहने के लिए कहता है और धोखे से होटल में बुलाकर जबरदस्ती करता है। डॉक्टर मानसी, ऑफिसर ने मानसी से कहा, आप कलीग्स ने भी दूसरे पुलिस स्टेशन में मिस्टर अविनाश के खिलाफ कंप्लेन किया है। उसी कमीने को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मैंने सारे पुलिस स्टेशन में उसके सारे बायोडाटा खंगालने को भेज दिया है। कुछ ही दिनों में उसकी सारी असलियत हमारी पास होगी। लेकिन सर, उन्होंने राजशेखर जी से कहा, पहले यह बताइए कि आपने कहीं किसी तरह से कोई कंप्लेन नहीं किया, ना ही उसे जेल भिजवाने की कोशिश की, जबकि आपके दामाद ने सरासर बदमाशी किया था। आपकी नवविवाहिता पत्नी को छोड़कर वो भाग गया था। राजशेखर जी, हम मिडिल क्लास के लोग हैं सर, क्या कहूँ, हमारी इज्जत का सवाल था। एक जवान लड़की की इज्जत बचाने के लिए मैंने अपनी सारी कड़वाहट पी लिया। पुलिस ऑफिसर गुस्से में कहते, होटल के कमरे में बुलाकर जो वो आपकी बेटी को बदतमीजी कर रहा था, तब आपकी इज्जत कहाँ गई थी? अब आप कैसे बचाएंगे अपनी इज्जत? अगर मीडिया वाले को इस बात का कवरेज बना लिया तब आप क्या कहेंगे? उन्होंने अपने हाथ टेबल पर पटकते हुए कहा, आपके जज्बातों को कभी भी आपके अधिकार में आगे नहीं झुकना चाहिए। अपने अधिकार के लिए हमेशा खड़े रहना चाहिए, किसी को ना झुकना चाहिए ना दबाना चाहिए। उन्होंने मानसी से कहा, आप एक पढ़ी लिखी वर्किंग लेडी है, आपको इतना डरपोक नहीं होना चाहिए। अगर सामने आपके फोन वीडियोज भी बना लिया तो उसके लिए आपको डटकर मुकाबला करना चाहिए। आप एक पढ़ी लिखी महिला है, आप एक
सॉलिड मैसेज दे सकती है समाज को। जो लड़कियां और महिलाएं नहीं पढ़ी लिखी होती है उनके लिए शर्म और डर की बात होती है, आपके लिए नहीं और आप जैसे के लिए नहीं। आप अपनी बेटी को क्या शिक्षा दे रही है? शिक्षा का मतलब मन से स्ट्रॉन्ग बनाना होता है मिस मानसी। समाज में जो कुरीतियां हैं उन्हें दूर करना हमारा फर्ज है। कोई और आकर उस गंदगी को नहीं साफ करेगा। इस बात को आप सब लोग सुन लीजिए और अपने जिंदगी में अमल कीजिए। यह सब सुनकर सुजाता जी ने ऑफिसर से कहा, शायद मेरी परवरिश में ही गलती थी। मैं उस समय से हूँ जहाँ लड़की अपने ससुराल में ही तो अच्छी लगती है और पति के साथ रहे तो अच्छी लगती है। आप सही कह रहे हैं ऑफिसर। पति का मतलब प्रतिज्ञा करना नहीं होता, लेकिन हमारी सोच बस इतनी ही है कि बेटियां हर हाल में अपने ससुराल में ही रहे। इसी कारण मैंने मानसी को ऐसा माहौल दिया जहाँ एक खुली हवा सांस नहीं ले पाती है। मैं अपनी गलती सुधारती हूँ। अपनी बेटी को यह कभी नहीं कहूंगी कि तुम हर हाल में शादी कर लो और ससुराल में ही रहो। अब मुझे अपनी सोच को बदलना है। मुझे अपनी बेटी को काबिल बनाना है। ऑफिसर, यह हुई ना बात माता जी। आपकी बेटी एक पढ़ी लिखी उच्च शिक्षा प्राप्त महिला है जो कि अपने साथ कई लोगों का रोजगार दे सकती है। तो फिर इन्हें आप एक कुटिल माहौल क्यों दे रही है? इन्हें जीने दीजिए, खुली हवा में सांस लेने दीजिए ताकि आने वाली पीढ़ी स्वस्थ हो। अशोक पर अविनाश दोनों मिलकर एक खतरनाक गेम प्लान करना शुरू कर देते हैं। अशोक ने अविनाश से कहा, मैंने अपनी गेम प्लान पूरी शुरू कर दी है। अनाया ने मैंने एक सिरे से चढ़ाया है ताकि वो अपने बेटी को कस्टडी मन्नत से मांग ले। अविनाश,